हेलो एवरीवन। आज हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। आप लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही पढ़ लिया है। उसी तरह हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिफाइन करेंगे कि दो इनर्शियल फ्रेम्स के बीच के कोऑर्डिनेट को रिलेट करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाया गया, उसी को लॉरेंस के द्वारा, लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उनके द्वारा, तो उसी को उन्होंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का नाम दिया। इसको रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्योंकि इन्होंने लॉरेंस ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट होने के बाद लॉरेंस ने कंसीडर किया दो पोस्टुलेट्स, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दिया था, और उन्होंने बेसिकली सेकेंड पोस्टुलेट्स को बेसिक मानते हुए उन्होंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाला, और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए इसको कंसीडर करके, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स को कंसीडर करते हुए इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिफाइन किया। इसीलिए इसको रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कनेक्ट स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट which is x, y, z and t, or x dash, y dash, z dash and t dash of an event in two inertial frame in relative motion, same as Galilean transformation equation. ठीक है ना। अब हम यहाँ डायग्राम देखते हैं। यहाँ दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस फ्रेम और एक एस डैश फ्रेम। आपको सिर्फ गैलीलियन की तरह ही सब कुछ कंसीडर करना है। यहाँ पे क्या है, एस डैश फ्रेम जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और एस फ्रेम जो है वो स्टेशनरी है। कोई एक पॉइंट है पी जो कि इवेंट हुआ है यहाँ पर, और उसको हम जब एस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, x, y, z एंड t, और s डैश फ्रेम में उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश। चूँकि आप लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो हम उसी को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। At t is equal to 0 is equal to t dash, origins coincides। ये दोनों ओरिजिन एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं एट t इज इक्वल टू 0, जब एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी। इनिशियल स्टेज में टाइम इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, एस डैश फ्रेम जो है v वेलोसिटी से मूव करते गया। तो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि हम एक्स डैश फ्रेम को x, y, z और t के फंक्शन में लिखें, जैसे गैलीलियन में लिखा था। y डैश को भी वैसे ही उसी फंक्शन में लिखें, z डैश को भी वैसे ही लिखें, और t डैश को भी वैसे ही हमें लिखना है। Now, the frame have relative velocity only along x direction. The y and z coordinates remains unchanged. यहाँ पे जो मैंने ये पॉइंट लिखा है कि जो फ्रेम है वो सिर्फ x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर जो y कोऑर्डिनेट है, याद कीजिए ये डायग्राम, सेम डायग्राम मैंने गैलीलियन में भी बनाया था, और यही सेम डायग्राम मैं अभी यहाँ भी बना रही हूँ। ये y फ्रेम, z फ्रेम और y फ्रेम के लिए जो p की वैल्यू होगी, y डैश इज इक्वल टू y कांस्टेंट ही होगा, और z डैश इज इक्वल टू z होगा 3 डायमेंशन में।
जो मैंने गैलीलियन में आपको बताया था सेम वही यहाँ पर भी है। इसीलिए हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि y डैश इज इक्वल टू वाई एंड z डैश इज इक्वल टू z। अब लॉरेंस ने ये कंसीडर किया कि जो हमारा स्पेस है जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है और जो हमारा स्पेस है और वो टाइम है वो क्या है, होमोजीनियस है एंड आइसोट्रॉपिक है। मतलब सिर्फ एक ही कंडीशंस हैं, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सेम है, जो इवेंट हमारा हो रहा है वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है। तो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक अगर कंडीशन हम कंसीडर करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लेंथ इंटरवल जो है वो इंडिपेंडेंट होगा पोजीशन से कि कहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं लेंथ को। मीन्स कोई एक लेंथ है, अगर हम एस फ्रेम में ओरिजिन पे बैठे हैं तो भी हमें वही आएगा, अगर हम एस फ्रेम में ओरिजिन से थोड़ा सा आगे भी बढ़ गए तो भी हमें वो लेंथ उतना ही दिखेगा। उसी तरह एस डैश फ्रेम में अगर हम ओ डैश में बैठे हैं तो भी हमें लेंथ उतना ही दिखेगा, और एस डैश फ्रेम में अगर हम थोड़ा ओरिजिन से शिफ्ट हो गए तो भी हमें उसका लेंथ उतना ही दिखेगा। तो आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस कंसीडर करने से उन्होंने दो कंक्लूजन निकाला। पहला ये था कि लेंथ इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन वेयर इट इज़ मेजर। पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम ओ से मेज़र करें, चाहे हम x इज इक्वल टू 1 से मेज़र करें या y इज इक्वल टू 1 के पॉइंट से मेज़र करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेंथ इंटरवल पे। और सेकेंड जो पोजीशन था, सेकेंड जो पॉइंट उन्होंने कंक्लूड किया वो ये था कि टाइम इंटरवल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्टेंट व्हेन इट इज़ मेजर। मतलब अगर कोई एक इवेंट होने में, जैसे लाइट फ्लैश होने में, उनको बल्ब की लाइट मैंने 5 मिनट तक जला के रखी, तो अगर मैं ओ पे बैठी हूँ या फिर ओ से शिफ्ट होकर भी बैठी हूँ तो भी मुझे ओ से भी 5 मिनट ही दिखेगा, और जो मैंने शिफ्ट करके अपने आप को वहाँ पे ऑब्जर्वर के पॉइंट पे रखा है तो भी वो लाइट हमें 5 मिनट ही जलते हुए दिखेगा अगर मैंने 5 मिनट जलाया है। सेम आपको ये पॉइंट समझ में आ गया ना। और होमोजेनिटी जो होते हैं एजम्पशंस, आप लोगों को सबको पता है, ये मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में भी बताया है कि होमोजेनिटी जब भी हम एज्यूम करते हैं तो वो ये बताता है कि जो भी इक्वेशन होंगे वो हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। वहीं ये लिखा, इसीलिए मैंने ये लिखा है होमोजेनिटी एजम्पशंस रिक्वायर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मस्ट बी लीनियर। तो अगर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखना है तो हम x डैश को ऐसे लिख सकते हैं वेयर a11 a12 a13 a14 और आर कांस्टेंट। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि y डैश इज इक्वल टू वाई, z डैश इज इक्वल टू z। अब t डैश, तो t डैश के लिए हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी एज्यूम किया था, पर यहाँ पे लॉरेंस ने कंडीशन अलग एज्यूम किया है। इसलिए उन्होंने बोला कि उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हम टाइम को भी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। तो इसीलिए उन्होंने टाइम फ्रेम के लिए भी अलग इक्वेशन डिराइव करके फिर उसको अलग इक्वेशन बना के उसको डिराइव करके उसके कांस्टेंट निकाल के ये देखना चाहा कि टाइम टी डैश इज इक्वल टू टी आता है या कोई दूसरा इक्वेशन आता है। इसलिए उन्होंने क्लासिकल थियोरी को साइड में रखते हुए अपनी एक थियोरी ली और उन्होंने सिर्फ कंसीडर ये किया कि जो हमारा स्पेस एंड टाइम है वो होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है। तो फिर उन्होंने टी डैश को भी ऐसे ही लिखा, a41x प्लस a42y प्लस a43z प्लस a44t, और यही a41 a42 a43 एंड a44 आर कांस्टेंट। अब मैं आप लोगों को बोलूँगी अपनी कॉपी निकाल के बैठो, क्योंकि ये डेरिवेशन है और इसको आपको कैलकुलेट करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वीडियोस में आपको पता नहीं चलेगा कि किस इक्वेशन से मैं कौन सी इक्वेशन चली गई, जब तक आप खुद से अपने हाथों से नहीं लिखोगे। तो आप प्लीज़ अपनी रफ कॉपी निकालिए और जो इक्वेशंस आगे बढ़ते जाओ मैं उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाना, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो और आपको ये समझ में आए कि मैं कौन से इक्वेशन से कौन से इक्वेशन में जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेज चेंज होंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तो ये इक्वेशन हमने लिख लिया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लॉरेंस ने लिख लिया। अब एक चीज और कंसीडर कीजिए, एक्स एक्सिस कंसाइड्स कंटिन्यूअसली विथ एक्स डैश एक्सिस। फिगर में देखिए, एक्स एक्सिस एक्स डैश से हमेशा कंसाइड कर रहा है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस इक्वेशन में y और z इज इक्वल टू 0 होगा। एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस इक्वेशन में एक्स एक्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ y एंड z, ये हम आराम से कह सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सॉरी y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे। आप देखोगे एक्स एक्सिस सिर्फ एक्स डैश एक्सिस के साथ ही चल रहा है, उसको y और z कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। तो जो इसका लीनियर इक्वेशन है उसमें ये दो टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। t पे वो डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली t पे वो डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको 0 नहीं कर सकते। तो हमारा फाइनल जो एक्स डैश का इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और ये होगा एक्स डैश इज इक्वल टू a12x प्लस a14t। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बता दिया। Because isotropy of space, it is conclude that t dash does not depend on y and z coordinate। उसी तरह से चूंकि आइसोट्रॉपी है, स्पेस में आइसोट्रॉपी है और जो आपका टाइम इंटरवल है वो कहीं पे भी बैठेगा, कहीं भी ऑब्जर्वर रहे, आपका टाइम इंटरवल जो है वो हमेशा सेम होगा। तो उसी फंडा को यूज़ करते हुए हम ये मान सकते हैं यहाँ पे भी कि जो हमारा टी डैश है वो भी y और z से इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर y और z के रिस्पेक्ट में हम कुछ भी लिख भी देते हैं तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y और z से वो इंडिपेंडेंट है टाइम इंटरवल। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो है आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, जो कि लॉरेंस ने कंसीडर किया था, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस वायलेट हो जाएगा अगर हम ये कंसीडर करें कि y और z पे t डिपेंड कर रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि एक बार इस पे ज़रूर सोचना। अभी आप लोग मेरे लिए ना, मैं अभी क्योंकि ये डिजिटल है और मैं आप लोगों को अभी सुन नहीं सकती, इसलिए मैं चाहूँगी कि मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर, या तो ये क्वेश्चन आप मेरे को बताएं कि हाँ मैंने सोचा पर मुझे समझ में नहीं आया, या फिर आप मुझे ये समझाएं कि आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस कैसे वायलेट होगा अगर y एंड z कोऑर्डिनेट पर t डैश डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से y और z कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हमने उन दोनों टर्म को जो हमें, इसलिए हम इन दोनों टर्म को फिर से 0 कर दिया और हमारे पास क्या बचा, रिड्यूस टर्म हमारे पास क्या बचा, t डैश इज इक्वल टू a41x प्लस a44t। इसको मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया ना। इफ पार्टिकल traverse a distance dx along x-axis in time dt in frame s, then the corresponding distance dx dash and dt dash are given by। चूँकि हमारे पास ऑलरेडी दो इक्वेशन आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 आ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ चुके हैं, तो हम आराम से dx और dt के टर्म में हम dx डैश और dt डैश को लिख सकते हैं। हमको क्या करना है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 को जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिला dx डैश इज इक्वल टू a11 dx प्लस a14 dt, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 बोला। और हमने जब dt डैश को किया, मतलब t डैश को डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें मिला dt डैश इज इक्वल टू a41 dx प्लस a44 dt।
क्योंकि हमें पता है ये जो टर्म है, ये चारों टर्म कांस्टेंट है, तो इस पर डिफ्रेंशिएट करें चाहे इंटीग्रेट करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा 4 और 5 इक्वेशन है। अब सॉरी, अब हम वेलोसिटी निकालेंगे। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? अगर हम एस डैश फ्रेम में देखें तो u इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और अगर हम एस डैश फ्रेम में देखें तो u डैश इज इक्वल टू डी एक्स डैश बाई डी टी। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इक्वेशन 4 और 5 को डिवाइड कर दिया। डिवाइडेड इक्वेशन 4 और 5, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ? डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू a11 dx प्लस a14 dt डिवाइडेड बाई a41 dx प्लस a44 dt। अब मैंने क्या किया? dt से सारे टर्म्स को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? a11 dx बाई dt विच इज u। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने u लिख लिया। आप लोग अपने कॉपी पे इसको एक बार सॉल्व करो, आपको यही इक्वेशन मिलेगा। और उसके बाद उसके बाद फिर यहाँ पे a14 dt बाई डी टी विच इज़ 1 डिवाइडेड बाई a41 dx बाई डी टी, तो फिर a41 u प्लस a44 dt बाई डी टी कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो हमारे पास a44 बचा। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कह सकते हैं? u डैश। तो यहाँ पे मैंने u डैश निकाला, और इस इक्वेशन को u डैश इज इक्वल टू a11 u प्लस a14 डिवाइडेड बाई a41 u प्लस a44, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम इक्वेशन 6 कह देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ तो अभी नेक्स्ट पेज से हम थोड़ा स्लो करेंगे, क्योंकि मुझे भी ये फील हो रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ और दिनों से। तो अभी फ़िलहाल यहाँ तक हमने क्या किया? यहाँ तक हमने u डैश और u के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें हमने देखा u डैश इज इक्वल टू a11 u प्लस a14 डिवाइडेड बाय a41 u प्लस a44 विच इज इक्वेशन नंबर 6। अब हमारा मेन जो टास्क है इस इक्वेशन नंबर 6 तक पहुंचने के बाद हमारा जो मेन टास्क है वो ये है कि हमारे पास जो कांस्टेंट है a11, a14, a41 और a44, इसको हम ढूंढें और देखें, डिटरमाइन करें और देखें कि इसकी वैल्यू निकल के क्या आती है। तो पहला जो कंसीडर हम करेंगे, पहला जो हम कंसीडर करेंगे किसी कांस्टेंट को निकालने के लिए, तो सबसे पहले कंडीशन मैंने ये लगाया, लॉरेंज ने ये लगाया कि उन्होंने ये सोचा कि सपोज P इज़ एट रेस्ट इन S फ्रेम, P मूव नहीं कर रहा है, S फ्रेम में P मूव नहीं कर रहा है, देन U इज इक्वल टू 0। S फ्रेम में ऑब्जर्वर है, कंसीडर कीजिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि क्या हो रहा होगा। S फ्रेम में मैं हूँ और कोई एक इवेंट है जो कि रेस्ट में है, तो मेरे लिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वो ऑब्जर्वर जो एस फ्रेम में बैठा है उसके लिए उसकी इनर्शियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी ऑब्वियसली। और जो एस डैश फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा है, चूँकि एस डैश फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, याद कीजिए ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और बाहर पेड़ पौधे स्टेशनरी हैं। कोई बड़ा सा आम का पेड़ है, वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, बट वो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस, मतलब पेड़ पीछे जा रहा है, आप आगे नहीं जा रहे हो, पेड़ पीछे जा रहा है, मीन्स नेगेटिव वेलोसिटी आपको दिखेगी। वही ये चीज़ है कि जो ओ डैश में, जो ट्रेन में जो बंदा बैठा हुआ है, उसको पेड़ जो है वो पीछे जाते हुए नज़र आ रही है, वेलोसिटी -v से।
माइनस नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ, और v द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। समझ में आया? तो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू वी गेट, अब मैं क्या करूँगी, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन नंबर 6 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हमारे पास A14 बाय A44 इज इक्वल टू u डैश, इतना ही बचेगा। ये इक्वेशन का अभी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। लेक्चर ख़त्म होते होते ये इक्वेशन याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। हमारे पास क्या बचा, A14 बाय A44, और u डैश की जगह हमने माइनस, u डैश की जगह हमने माइनस v लिख दिया। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से क्या निकल के आया, A14 इज इक्वल टू माइनस A44v। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 बता दिया। तो यानी हमारे पास रिजल्टेंट दो कांस्टेंट के बीच रिलेशन आ गया, A14 और A44 के बीच हमने रिजल्ट इस्टेब्लिश कर लिया। अब फिर से सोचो, इफ P इज एट रेस्ट इन S डैश फ्रेम, ठीक है। अब P जो है वो S डैश फ्रेम में रेस्ट में दिख रहा है, यानी कि आप ट्रेन में बैठे हो, आपका जो को पैसेंजर है वो आपको रेस्ट में दिख रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दिखेगी क्या, u डैश क्या दिखेगा, 0। आप बैठे हो ट्रेन में, आपका को पैसेंजर बगल वाली सीट या सामने वाली सीट या कहीं भी आजू बाजू किसी भी सीट पे कोई एक दूसरा पैसेंजर बैठा है, और आप उसको, मैं ये एक्सप्लेन आपको इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को इमेजिन करो और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, क्योंकि ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग हैं। आप ये सोचोगे कि ऐसे मैडम ने तो फ़ोटो खींच के ये दिखाया कि P जो है वो यहाँ इवेंट हो रहा है, और फिर अब मैडम क्या कर रही है, कभी U को 0 कर दे रही है, कभी U डैश को 0 कर रही है। तो इसलिए बहुत ही आराम से इसको बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही इमेजिन करो, जो भी मैं कह रही हूँ उसको एकदम समझने की कोशिश करो, और ये वीडियो अगर ना समझे तो दोबारा देखो। इफ़ P इज़ एट रेस्ट इन S डैश फ्रेम, अगर कोई आप ट्रेन में बैठे हो और कोई P, जो कोई को पैसेंजर है आपका, वो बगल के सीट में बैठा है, उसको मैंने P नाम दे दिया, तो वो जो P है वो मेरे फ्रेम में, मतलब ट्रेन में मैं बैठी हूँ, ट्रेन में वो भी बैठा है और वो स्टेशनरी है, वो हमें स्टेशनरी दिखेगा। फ्रेम मूव कर रहा है, फ्रेम इज़ ट्रेन, बट P मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो वहाँ स्टेशनरी बैठा है, तो मुझे, मैं जो ट्रेन के अंदर हूँ, मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये दिखेगा कि ये जो आदमी है वो स्टेशनरी है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ये चुपचाप बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे u डैश इज इक्वल टू 0। एंड S फ्रेम में क्या होगा, बाहर से कोई अगर उसको देख रहा है तो क्या होगा, बाहर से कोई देख रहा है तो वो ये देख रहा है कि ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उसके साथ ये बंदा भी, जो P जो मेरे बगल में बैठा हुआ है वो भी मूव कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अब कंडीशन चेंज हो जाएगा और u डैश 0 हो जाएगा और u इज इक्वल टू v हो जाएगा। दोबारा से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में दोबारा से हम इन दोनों वैल्यू को u डैश इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू v हम पुट करेंगे। 6 में जब हमने पुट किया तो ये आया, ये 0 हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हम डायरेक्ट ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया A14, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा A14 इज इक्वल टू माइनस A1v। अब मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने पुट कर दिया A14 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने। तो A14 की जब मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट की, एक मिनट, हाँ, A14 की वैल्यू यहाँ पे जब मैंने पुट की, ये गलती हो गया मेरे से, ये B नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एक B होगा,
ये आप लोग लिख लेना इसको प्लीज़। तो जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो A14 की जगह हमारे पास क्या आ गया, माइनस A44V इज इक्वल टू माइनस A11V। वी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, फाइनली हमें मिला एक और रिलेशन विच इज A11 इज इक्वल टू A44 विच इज इक्वेशन नंबर 8। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हमने क्या किया, अब हम ये सोच रहे हैं कि जो P था जिसको मैं P मान रही थी, अब मैं ये सोच रही हूँ कि वो एक फोटोन है, वो एक लाइट रे है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट्स उसकी वेलोसिटी, इनर्शियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, c, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसीलिए अब मैंने ये कंसीडर किया, अब लॉरेंस ने ये कंसीडर किया कि जो P था वो एक फोटोन था। जो फोटोन है तो वो क्या होगा, वो c वेलोसिटी से मूव करेगी। इसीलिए चाहे कंडीशन कुछ भी हो, वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट्स वाई u इज इक्वल टू u डैश इज इक्वल टू c। सेकेंड पोस्टुलेट्स यूज़ करो, याद करो व्हाट इज सेकेंड क्या था, और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू u डैश इज इक्वल टू c बिकॉज ही इज कांस्टेंट। सारे इनर्शियल उसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें c क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा, और c ही दिखेगा, कभी चेंज नहीं होगा वैक्यूम में। ठीक है, तो यानी कि अगर लाइट मैं देख रही हूँ, फोटोन अगर मैं देख रही हूँ एस फ्रेम से भी, तो भी वो मुझे सी ही दिखेगा, और अगर मैं एस डैश फ्रेम से देख रही हूँ तो भी वो सी दिखेगा। तो हमें क्या मिल गया फाइनली, u इज इक्वल टू u डैश इज इक्वल टू c। नाउ इक्वेशन 6 बिकम, दोबारा से इक्वेशन 6 पे हम आ गए, c इज इक्वल टू a1c प्लस a14 डिवाइडेड बाई a41c प्लस a44। और उसके बाद हमने क्या किया, a14 की वैल्यू पुट कर दी, a14 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 7 से पुट कर दी, और a44 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 8 से पुट कर दी। और उसके बाद फाइनली हमने a41 को सॉल्व किया। आप लोग कॉपी पे प्लीज़ इसको करिए, अगर नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, फिर आप कंफ्यूज होगे और कहोगे समझ में नहीं आया। फिर हमने ये देखा कि a41 की वैल्यू क्या निकल के आई, a41 की वैल्यू निकल के आई है माइनस b बाई सी स्क्वायर a11 विच इज इक्वेशन नंबर 9। अब हमारे पास एक वैल्यू को छोड़ के हम सब में एक ना एक रिलेशन है। हाँ, अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 8 में देखिए a11 रिलेट है a41 से। इक्वेशन नंबर 9 में देखिए a11 को इक्वेट कर सकते हैं a41 से, और जब a11 a44 से रिलेटेड है तो इक्वेशन नंबर 7 में हम ये भी रिलेट कर सकते हैं कि a11 इक्वेशन a14 से कैसे रिलेट है। ठीक है, तो अगर हम इन सब को सब्स्टिट्यूट करें तो जब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a14, a44 और a41, a11 को छोड़ के a11 को कॉमन लेते हुए हर इक्वेशन का मैंने a14, a44 और a41 की वैल्यू ये अभी के अभी आप सॉल्व कीजिए। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन से इक्वेशन में, जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में 4 और इक्वेशन नंबर 5 में, ये इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये x डैश के लिए ये इक्वेशन मिलेगा और t डैश के लिए हमें ये मिलेगा। x डैश के लिए हमें क्या मिला, x डैश इज इक्वल टू a11 x माइनस बी टी, t डैश के लिए a11 इंटू टी माइनस बी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 10 हो गया हमारा। अब जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने इन्वर्स लिखा था वैसे ही हम यहाँ पे इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे, जो कि क्या हो जाएगा x और t के टर्म में। तो x इज इक्वल टू a11 x डैश प्लस
माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस वी टी डैश, और टी के लिए फिर माइनस की जगह माइनस बी की जगह प्लस बी हो जाएगा। तो टी के लिए A11 इंटू टी डैश प्लस बी बाई सी स्क्वायर एक्स डैश। इसको हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करेंगे, विच इज इक्वेशन नंबर 11। अब substituting the value of x dash and t dash in equation 1, substituting the value of x dash and t dash in equation 11, यानी कि इक्वेशन नंबर 10 का इक्वेशन नंबर 10 की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है उसको हम इसमें पुट करेंगे। इसको हम इसमें पुट करेंगे। आप अभी के अभी इसको पुट करिए और सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और ये इक्वेशंस को x डैश की वैल्यू और t डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 से लेके 10 से उठा करके इक्वेशन नंबर 11 में पुट कीजिए। x डैश की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और यहाँ पुट कीजिए। t डैश की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और यहाँ पुट कीजिए। अभी वीडियो पॉज करके ये काम आप लोग कर लें। मैंने ये काम आपके लिए छोड़ा है, ये आपका होमवर्क है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो A11 का इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको A11 का जो वैल्यू है वो निकल के आएगा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, 1/v²/c²। मैंने हमेशा कहा है कि दीज आर कांस्टेंट क्वांटिटीज़। तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो रहा है कि A11 इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। आप इसको देख सकते हो कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। Now putting the value of A11 in equations, अब हम क्या करेंगे, A11 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर देंगे। Now putting the value of A11 in equation number 10, we finally get this। ये आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका ये वैल्यू पुट करिएगा। A11 की वैल्यू जब आप पुट करिएगा तो आपको फाइनली जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो ये आ जाएगा, x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी बाई √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z एंड t डैश इज इक्वल टू t माइनस v बाई सी स्क्वायर x डिवाइडेड बाई √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दिस इक्वेशंस, ये 4 इक्वेशन सेट जो है आपका, उसको कहेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नाउ अब आप ये देखिए, यहाँ पे एक A11 जो है उसको हम गामा भी कहते हैं। आप जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसको गामा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जब भी हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इसको गामा के रूप में करेंगे। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये गामा होगा हमारा। तो बेसिकली ये आपका हो गया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यानी कि x को x डैश के फॉर्म में लिखना। इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, बस b की जगह माइनस भी पुट कर देना है। तो जब हमने x में यहाँ माइनस भी पुट किया तो ये साइन प्लस हो गया,
ये प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ भी प्लस साइन हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रह जाएगा। बस x के जगह x डैश और x डैश की जगह x आ जाएगा, t के जगह t डैश, बस इंटरचेंज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब एक बहुत ही शानदार जो रिजल्ट है वो मैं आपको भी बताऊंगी। रिजल्ट ये है कि मैंने आपको डे 1 ही बताया था कि जो लॉरेंस जो हमारा रिलेटिविटी है वो लिमिटेड कंडीशन में क्या हो जाता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब न्यूटोनियन थ्योरी को सेटिस्फाई करता है। अब इससे पहले आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है। इससे पहले जब हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है, न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो यही बता रहा है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए है, और जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो रिलेटिविटी वाले पार्टिकल्स, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए है। तो अब मैं कंसीडर करती हूँ कि लेट अस कंसीडर कि v इज वेरी वेरी लेस देन c, v इज वेरी लेस देन c, तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर टेंड्स टू 0। काफ़ी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। अगर c बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। वैसे ही v बाई सी स्क्वायर इज ऑल्सो टेंड्स टू 0, और हम इसको लिमिटेड कंडीशन में 0 पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप इसको पुट करिए। यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस टर्म इज इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस टर्म को एलिमिनेट करके यहाँ हम लिखेंगे। अब आप देखिए कि इक्वेशन क्या बना। यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ इक्वेशन बना x डैश इज इक्वल टू x माइनस bt, y डैश इज इक्वल टू y एज इट इज रहेगा, y डैश, z डैश इज इक्वल टू z and t dash is equal to t, which is what? Which is Galilean transformation equation, which is Galilean transformation equation. Hence हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इन लिमिटेड केस जब हम क्लासिकल पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, जब हम कार की वेलोसिटी या फिर हम किसी बस की वेलोसिटी या फिर हम ट्रेन की वेलोसिटी जब हम कंसीडर करते हैं, तो हमारा जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस हैं, जो रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का एक लिमिटेड केस जो है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें हमें इसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज़ करना है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन न्यूटोनियन के लिए है, पर हमारा जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन है वो यही है, और इसको हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। और अगर आपने जो मैंने कहा, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि कॉपी पे अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो ये अभी तक आपको ये इक्वेशन हल्का फुल्का तो याद हो ही गया होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो टॉपिक है वो रिलेटिविटी है, और रिलेटिविटी न्यूटोनियन मैकेनिक्स से अलग है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको याद रहे ना रहे, ये इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो नेक्स्ट क्लास आप समझ नहीं पाओगे ना। आपका होमवर्क बस इतना है कि एक बार इसको ज़रूर घर में फिर से एक बार, अभी आपने इसको लिखा है, नेक्स्ट टाइम फिर आप अपने
किताब से पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए जैसे भी मैंने सॉल्व किया। आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट थियरी मिलेगी। मैंने आपको सबसे जो मुझे लगा जो आप लोगों के लिए इजी होगा वो मैं लेके आई हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये टफ़ है तो आप कोशिश कीजिए कि दूसरे बुक में जो बुक आपको समझ में आए वो बुक आप समझिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन, जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम बता सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्टोरी से शुरू होगा और उसके बाद मैं आपको डिराइव करूँगी कि जब कोई भी चीज़ अगर स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी के रिलेटिव में है तो उसका जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा देखने वालों के लिए। और जो टाइम है, मतलब कोई इवेंट हो रहा है और मतलब उसी स्पेस में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसका जो टाइम है वो डायलेट हो जाएगा। डायलेट मीन्स होता है बढ़ जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।